हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो सेकंड सब टॉपिक है न्यूक्लियाई, वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियाई क्या होता है? ये होता है आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सिंगल को बोलते हैं। जब बहुत सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग उसे प्लूरल फॉर्म में न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आया था, जो बोला था कि एटम जो होता है ना, जो परमाणु, वही सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे सारा यूनिवर्स, दुनिया, मटेरियल सब बना हुआ है। ये डाल्टन्स था। मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या था? एटम्स आर स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। देखिए बोल रहा है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक ना, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल आया, जिसे वाटरमेलन मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज तो सब जगह है और उसी के बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। उसके बाद रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल आया। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, रदरफोर्ड्स क्या बोले कि नहीं, ये जो वाटरमेलन मॉडल है वो सही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज सब जगह नहीं बिखरा हुआ है, बल्कि केवल एक छोटे से जगह में है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट वहां पे आया और बहुत ही स्मॉल जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से निकल के आया और यहीं से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया। इसलिए इस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। और जो स्मॉलेस्ट स्पेस है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज कंसेंट्रेटेड है, उसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया था। तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो यहां से आ गया। क्लियर है? और उसके बाद क्या होता है, फिर जाकर के आप चैडविक नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किसका आविष्कार किया? इन्होंने आविष्कार किया आपका न्यूट्रॉन का आविष्कार किया, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद जाकर के बोर्स एटॉमिक मॉडल आता है, जिसमें हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा या जो भी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जिसको बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन किया। और एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट आया यहाँ से। ऑर्बिट्स के बारे में उन्होंने बताया कि एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किसी भी मतलब ऑर्बिट में नहीं रह सकता है, उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको जल्दी जल्दी से स्किप करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स के समय से न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट आया। न्यूक्लियस के साइज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से जो निकल के आया था वो क्या था। तो ये इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? एस्टिमेटेड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। कितना टाइम्स स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम है? थोड़ा याद कीजिए, कितने टाइम्स से स्मॉलर था? 10 to the power of 5, मतलब 1 लाख गुना छोटा है। 10 to the power of 5 times smaller than the size of atom। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझे? ये एटम से बहुत 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 छोटा है। साइज ऑफ एटम कितना है ये बताइए तो? साइज ऑफ एटम होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of -10 मीटर। ये देखिए 10 to the power of -10 मीटर के ऑर्डर में होता है। क्लियर है? उसके बाद इसका फील लीजिए, थोड़ा सा साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि 10 to the power of -10 इसका है और इससे कितना होता है? 1 लाख गुना छोटा होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of -15 मीटर, जिसको हम लोग फेम्टोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, फील लेने के लिए मैं कह रहा हूं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लाइक ए पिन हेड इन ए रूम। आपका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम होता है 14 बाई 14 का, मान लीजिए फीट में, तो इतने बड़े रूम में एक छोटा सा पिन का, जो पिन मतलब सुई का जो हेड होता है, नुकीला पार्ट जो होता है, वो न्यूक्लियस का स्पेस होगा। पूरा का पूरा रूम को अगर आप एटम मानते हैं तो न्यूक्लियस कितने से जगह में होगा? वो सुई के जैसे जगह में होगा। ये फील लेने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब एटम्स जो होता है एक्चुअली में कैसा दिखता है? एटम्स लुक्स लाइक व्हाट? हम लोग जो दिखाते हैं वैसा या कुछ और? ये देखिए, एटम जो है एक्चुअली में ऐसा दिखता है। समझ रहे हैं? ऐसा का मतलब क्या हो गया कि एटम जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे, ये दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूक्लियस बीच में कहीं होगा, लेकिन ये जो बीच में जो सर्कल ये बनाया गया है, क्लाउड है। ठीक है, धीरे धीरे आप केमिस्ट्री में और सब मिला करके आप पढ़ेंगे, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह, कि न्यूक्लियस जो होता है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इन सब में कहीं भी पाया जा सकता है। उसका कोई एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं है एक टाइम पे कि न्यूक्लियस, सॉरी एक टाइम पर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नहीं, वो यहाँ कहीं भी किसी जगह हो सकता है। फिर इसी तरह ये 1s और ये 2s को दिखाया गया है स्पेस को। ठीक है, वो ऑर्बिटल होता है।
लेकिन हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ये देखिए, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको बोलते हैं कि एक न्यूक्लियस है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इसी चीज को ये वाले चीज को हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे दिखाते हैं और कुछ नहीं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर, ये एक एक चीज देखिए, मास नंबर होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें तो एटम का वॉल्यूम जो होता है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि मास नंबर में जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जितने ज्यादा बढ़ाएंगे आप, उतने ज्यादा उसका स्पेस साइज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल पैक्ड है। तो जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ेगा उतना ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मास नंबर बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो इसी से हम लोगों को मिलता है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज क्या है, प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर ऑफ 1/3। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूक्लियस में, कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो मास नंबर टू द पावर ऑफ 1/3 होता है। और इसको लिखा जाता है जैसे R इक्वल टू R0 a टू द पावर ऑफ 1/3। अगर ये लिखते हैं तो, और जहां पर हम लोग अगर कैलकुलेट किया गया है तो R0 इक्वल टू आया है 1.1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मतलब कितना हो गया, 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 1 FM इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। क्लियर है। तो ये सब क्या है ना, इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होना चाहिए उसकी तक, क्योंकि न्यूक्लियस का स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें क्योंकि ये हमें याद रख लेनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672623 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर होता है, 1840 टाइम्स लाइटर होता है इससे, ठीक है। 1840 गुना लाइटर होता है। तो ये क्लियर हो गया। साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फेम्टोमीटर, ठीक है, जो ऑर्डर न्यूक्लियस का है वही ऑर्डर इसका भी हम लोग बोल सकते हैं। ऑर्डर का मतलब समझते हैं ना, 10 टू द पावर ऑफ -15 14 ये ऑर्डर कहलाता है। तो फेम्टोमीटर का मतलब हो गया 10 टू द पावर ऑफ -15 के ऑर्डर में है। अब न्यूट्रॉन्स के बारे में देखते हैं, क्या होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। बात करें मास के बारे में तो मास क्या होता है, मास इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, लेकिन कितना होता है 1.674986 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। देखिए बार बार कह रहा हूं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर ये चीजें, ये दोनों में सेम है, न्यूट्रॉन में भी और प्रोटॉन में भी 1.67 फर्स्ट 2 डिजिट सेम है, 3 डिजिट। तो इसको और 10 टू द पावर ऑफ -27 दोनों का मास जो होता है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को लगभग एक ही होता है, तो आप एक मान सकते हैं, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 के जब तक कि लिखा नहीं गया हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, उसका प्रोटॉन का आपके पास था 1.672623 और यहां पे है 49286, तो थोड़ा सा बहुत माइनर हेवियर देन, स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। क्लियर हो गया ये बात। उसके बाद साइज तो होता है, साइज का ऑर्डर सेम रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वही फेम्टोमीटर में होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि आजकल टुडे वी नो दैट व्हाट वी इवन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क। ये क्वार्क का कॉन्सेप्ट जो है अब आजकल आ गया है। तो ये क्वार्क क्या होता है, क्वार्क्स कहा जाता है इसे, ठीक है। ये जो होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, वो भी एक छोटे छोटे चीजों से, पार्टिकल से बने हुए हैं, जिनको क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना है, क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट सिलेबस में एडवांस में कहीं भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसीलिए बात कर दी। क्वार्क पार्टिकल्स हो गया। अब अनलेस स्पेसिफाइड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मे बी टेकन इक्वल। हम लोग नॉर्मली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kg ही मान करके चलेंगे, जब तक नहीं लिखा हो या लगे नहीं कि हाँ डिफरेंस हमें लेना है। क्लियर हो गया ये बात।
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली, इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये है, क्लियर हो गया? इनको न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। किसको? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब कई बार हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एक साथ बोलना है, तो इतना क्यों हम एनर्जी वेस्ट करें, एक ही बार में न्यूक्लियॉन्स बोल देंगे। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, न्यूक्लियस स्टेबल कैसे रहता है? हाउ आर न्यूक्लियस स्टेबल? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्रोटॉन एंड प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, क्योंकि दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। फिर वो एक जगह न्यूक्लियस के अंदर में कैसे रहते हैं? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें तो कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो कैसे हो रहा है ये देखिए, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो न्यूक्लियस तो स्टेबल बाउंड होने का कोई वजह दिखता नहीं है। इसको अलग भाग जाना चाहिए, इसको अलग भाग जाना चाहिए। फिर ये न्यूक्लियस कैसे बनता है, क्यों? ठीक है, तब हम लोग को पता चलता है कि देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। अब आ गए आप सही जगह पे। दिस इज ए न्यूक्लियर फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप डिस्कस कर रहे हैं। इस एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जिसके नेचर के बारे में बहुत सारा जानकारी अभी भी नहीं हो पाया। अभी भी ये एक तरह का मिस्ट्री है कि न्यूक्लियर फोर्स की सारी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर फोर्स के कुछ नेचर्स के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है वो? जैसे नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। बहुत छोटे से जगह में लगता है। बहुत छोटे मतलब क्या, कितना छोटा? वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ये फेम्टोमीटर के अंदर में ही एक्ट करता है। 10 to the power of -15 के ऑर्डर में रहेगा ना। 1 फेम्टोमीटर, 2 फेम्टोमीटर, 10 फेम्टोमीटर, बस जैसे ही 20 फेम्टोमीटर हो गया ज्यादा तो फिर एक्ट करना भी बंद हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, या फिर उसका कह लीजिए इफेक्ट जो होता है न्यूक्लियर फोर्स का वो घट जाएगा। तो एक तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, दूसरा वेरी स्ट्रांग फोर्स है। वो शॉर्ट रेंज में जो है ना वो स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस रेंज में, समझ रहे हैं? इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स एंड वेरी स्ट्रांग फोर्स। क्लियर हो गया? ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि किस पार्टिकल का चार्ज क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियॉन्स जो है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, तो उनमें क्या चार्ज है इस पर नहीं डिपेंड करता है। वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच इक्वल तरीके से एक्ट करता है। और ये अट्रैक्टिव नेचर का है, रिपल्सिव नहीं है किसी भी कंडीशन में, ये अट्रैक्ट करता है। हाँ ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो कितना होगा वो और भी चीजों पे, फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फिर न्यूक्लियर फोर्स कीप द न्यूक्लियस बाउंड। ठीक है, तो अब जो हमें क्लियर हो गया कि हाँ भैया यहां पर एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो न्यूक्लियस को क्या करता है, बाउंड करके रखता है। न्यूक्लियस को बनाया है, इसी फोर्स की वजह से न्यूक्लियस बना है। हाँ, लेकिन ये फोर्स बिल्कुल शॉर्ट रेंज में काम करता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करामात हुआ होगा जब न्यूक्लियस बना होगा जिससे कि उस रेंज में वो आया है। अदरवाइज न्यूक्लियस बनता कहां, वहां उस रेंज में आता ही नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन भागा ही रहता। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि कौन बांध के रखता है। अच्छा, कितना डिफिकल्ट है न्यूक्लियस को तोड़ना? हाउ डिफिकल्ट इज टू ब्रेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर हम ब्रेक करें तो कितना डिफिकल्ट है, हाउ डिफिकल्ट। देखिए, इन नॉर्मल अगर हम पढ़ते हैं, देखिए in normal day-to-day activity by increasing temperature etc no such amount of energy is possible to break nuclear force. That is why only electrons participate in such chemical reactions. क्या होता है केमिकल रिएक्शन जो नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली जो भी एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भाग नहीं लेता है। जो भी मटेरियल्स हैं, पानी है, आप खाना बनाते हैं, चावल है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कहीं भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कारण क्या है? उतना एनर्जी चाहिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जितना हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में टेम्परेचर वगैरह बढ़ा करके, स्पीड वगैरह बढ़ा करके नहीं पा सकते हैं। स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट एटम, क्या है? हाइड्रोजन एटम। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। क्लियर है? इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है।
तो न्यूक्लियस की बात करें तो केवल प्रोटॉन होता है एक हाइड्रोजन एटम में, सबसे छोटा एटम। क्लियर है? ये केवल प्रोटॉन, जिसमें कि न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्लियर कट एग्जांपल, क्लियर कट डेफिनेशन है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, उसको हम लोग मास नंबर कहेंगे। एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम। सिंपल सी बात है, एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे। अब मान लीजिए किसी भी एटम का नोमेनक्लेचर अगर देखें तो कैसे करते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास है एक्स, कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो एक्स की जगह पे ओ आ गया, सिंबल केमिस्ट्री से हम लोग पढ़ चुके हैं। आयरन है तो इसका एफ ही हो गया, ठीक। कैल्शियम है तो सी ए हो गया। और उसके बाद ये दो जगह जो लिखते हैं ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। ये यूनिवर्सल तरीका है लिखने का किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। इसमें ए क्या हो गया? एक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया, ए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हो गया क्योंकि मास नंबर हो गया, और जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोले हुए हैं। क्लियर है? अच्छा, नेमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए तो हाइड्रोजन को 1h1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होता है, न्यूट्रॉन्स तो है नहीं उसमें। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन दो टाइप का पाया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है और 35 मास नंबर होता है, और 37 भी पाया गया है मास नंबर। ये दोनों क्लोरीन पाया जाता है नेचर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऊपर वाला चीज डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर सेम का मतलब हो गया ये सेम एलिमेंट है, ठीक है। जैसे क्लोरीन का भी बात किए तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, जिसका एक का मास नंबर 35 है और दूसरे का 37 है। तो Cl 35 एंड 37 बोथ आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये फिक्स हो गया क्योंकि सेम एलिमेंट है। जब मास नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। सो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग आइसोबार्स बोलेंगे। आइसोबार्स आर डिफरेंट एलिमेंट। क्यों डिफरेंट एलिमेंट? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो जैसे कि आर्गन एंड कैल्शियम की बात करें तो आर्गन 18, 40, देखिए मास नंबर दोनों का सेम है, और लेकिन कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल टुगेदर, दे हैव सेम मास नंबर। मतलब न्यूक्लियर प्रॉपर्टी की डिस्कशन करें इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन क्या है ये तो जानना जरूरी है ना जी। क्लियर हो गया? आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इससे मतलब नहीं है, हमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोरीन और पोटेशियम की बात करते हैं तो देखिए इसमें माइनस करिएगा तो कितना आ रहा है? 37 माइनस 17 करिएगा तो न्यूट्रॉन का नंबर आएगा। 39 माइनस 19 करिएगा, दोनों केस में 20 आ रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप सोचिए कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स क्या जरूरी है? सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, सोचिए आपके लिए है। और रही बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो जब भी हम क्या करेंगे, मास नंबर से ये प्रोटॉन नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने आप आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 20 है दोनों के लिए। तो ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे का आइसोटोन हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आता है एटॉमिक मास यूनिट। जब हम लोग एटम की मास की बात करते हैं तो एटम का मास तो बहुत कम होता है, एटम्स तो आंख से दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है। स्पेशल उसके लिए ये चीजें होती है जिससे दिखाई देता है। मॉलिक्यूल्स तो हम लोग देख ही नहीं सकते, एटम तो बहुत दूर की बात हो गई। तो एटॉमिक मास यूनिट तो सोचिए उसका वेट बहुत कम होता है। तो उसका डेफिनेशन है 1/12 ऑफ ए मास ऑफ ए कार्बन एटम। कौन सा कार्बन? कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, तो यहां बात कर रहा है C12 कार्बन की, जिसका मास नंबर 12 हो। उस कार्बन आइसोटोप के 1/12 पार्ट को हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसको AMU या स्मॉल u से केवल डिनोट किया जाता है,
ठीक है। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 यू का जो वैल्यू होता है ये 1.66056 10 to the power of -27 kg। अगर आप ध्यान से देखिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग बराबर ही है ये, लेकिन इक्वल नहीं है। देखिए 1.67 था, यहाँ पर 1.6, और ये तो डिफरेंट है ही, ये ऑर्डर सेम है। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, लेकिन नॉट इक्वल टू, याद रहे। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ कार्बन, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए पहले हाइड्रोजन को लिया गया था कि जो हाइड्रोजन का जो होता है ना उसको बोल देंगे, लेकिन बाद में देखा गया कि मास ऑफ प्रोटॉन और इसमें स्टैंडर्ड से ज्यादा बहुत सारे रीजन्स है वो, जिसकी वजह से ये ले गया। वो हमारा टॉपिक यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। फिर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में भी देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसको जब याद रखिएगा आप तो जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, वो इजी हो जाता है प्रॉब्लम। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो 1.007276 यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665। अगर फर्स्ट 3 डिजिट 4 डिजिट की बात करें तो इसमें 7 है और इसमें 8 है, याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस अब आते हैं। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस में क्या है कि मास इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां वो नहीं हो रहा है, मास कंजर्व नहीं हो रहा है, मास गायब हो गया है। तो गया कहां, मास एनर्जी में बन जाता है। इसलिए यहां पर जब भी बात करेंगे तो मास कंजर्वेशन की नहीं बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, और उसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बोलकर के मास एनर्जी कंजर्वेशन बोलेंगे, क्योंकि मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूक्लियर जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा, न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस होंगे तो देखेंगे हम लोग, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अभी। तो जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था E = mc², ये रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट से आया है। तो E = mc² बोलता है कि एनर्जी जो है ये क्या है, एनर्जी है, ये एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो मास और एनर्जी में जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है। अगर m को रेस्ट मास m है तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, mc² हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद जैसे अगर हम 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, सपोज 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो 1 U का वैल्यू कितना होता है, तो 1 U का वैल्यू पता होता है 1.66, ये ना 1.66056 10 to the power of -27 kg। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर मास है तो वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, E = mc²। तो m का वैल्यू ये हो गया, c² वैल्यू पुट कर दिए तो ये जूल में आ गया, और उसको अगर इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिए खुद से, वीडियो को पॉज करके जरूर इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं कर दूंगा उससे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप केवल समझ जाइएगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये आता है आपका अप्रोक्सीमेटली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा 10 to the power of 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 931.5 ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है, इसको भी याद रखना चाहिए, ये क्लियर है। ये तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी, क्लियर हो गया। अच्छा, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर के बारे में अगर देखें तो 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियस हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। आज के डेट तक हमने बहुत सारे न्यूक्लियर के बारे में पता कर लिया जो न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें से सारे न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। ऑलमोस्ट कहा मतलब रफली 250 के आसपास जो है, मतलब 1/4 ही स्टेबल है, 3/4 इसका स्टेबल है ही नहीं। तो स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या हुआ, तो फिर वो न्यूक्लियस कैसे जब स्टेबल ही नहीं है। तो कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जो कोई एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बने हैं, लेकिन वो फिर गायब हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं। तो मोर देन 1000 ऑफ न्यूक्लियस हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट, बट ओनली 250, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 250 आर स्टेबल। तो जो स्टेबल है उसी का तो स्टडी कर पाएंगे, जो नॉन स्टेबल है उसके बारे में बस काउंट है, गिनती, और कुछ नहीं हो पा रहा। सो इन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, N/P रेशियो इज वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट नोटिसेबल पैरामीटर। मतलब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है N/P रेशियो। किसी भी न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, उनका स्टडी जो किया गया है वो N/P रेशियो पे डिपेंड किया है। क्या है वो देखिए। N/P रेशियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियस को दुनिया के। एक लाइटर न्यूक्लियस और हेवियर न्यूक्लियस के बीच में मिडिल वेट न्यूक्लियस है।
तो लाइटर न्यूक्लियस जो होता है उसमें n/p रेशियो, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, जैसे हीलियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, इन सब में देखिएगा तो वो 1 के बराबर है, 1 के आसपास ही है, 1.000 समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 के आसपास है। जैसे जैसे इसका मास नंबर बढ़ते जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ते जाता है, तो न्यूट्रॉन का अमाउंट बढ़ते जाता है, n/p रेशियो इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। और n इंक्रीज होते होते सबसे ज्यादा जो है ना 1.6 तक जाता है, सबसे हेवीएस्ट न्यूक्लियस जो होता है उसके लिए 1.6 जाता है, 1.6 से ज्यादा नहीं। ये कहां, ये कैसे, कोई मैथ्स है? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। ये न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करके ये देखा गया है कि जो मिडिल वेट न्यूक्लियस है, जो कि नॉर्मली एटॉमिक नंबर 20 से 80 के बीच को हम लोग मिडिल वेट बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसी बुक में आपको 85 मिल जाएगा, किसी बुक में कहेगा कि एटॉमिक नंबर 80 तक को बोलते हैं, तो ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। क्या है ग्राफ, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये देखिए, ये ग्राफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अच्छे से समझना है, इस सिलेबस में है। क्या है, इस तरफ जो है न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और इस तरफ जो है वो प्रोटॉन है, ठीक है। अब n/p का ये ग्राफ है, ये n = z मतलब n = p लाइन है ये। अब ये वाला लाइन n = p है, मतलब 45 डिग्री बनाता हुआ ये है। आप देखिएगा इसको ध्यान से, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक चीज दिख रहा है कि ये लगभग 20 के आसपास तक जो लाइनें हैं जो इस लाइन पर पड़ रही है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरह से बेंड हो गया है न्यूट्रॉन की तरफ। इसका मतलब ये हो गया, ये जो जितने भी पॉइंट्स दिखा रहे हैं ना, ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर किसी का 10 है, 11 है, 12 है, 13, इस तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, क्लियर है। पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए, जैसे जैसे हमारा ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इस एक्सिस में इस तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कर्व क्या होता है, n/p रेशियो का न्यूट्रॉन की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो न्यूट्रॉन जो है ना, जैसे 150 या ऐसे कहिए 125 के आसपास का कर्व को ध्यान से देखिए, 125, 120, 130 के बीच में से 125। यहां के बाद जो है ना कि कुछ और चीजें हैं, यहां तक एक स्पेशल केस है। कैसे, अगर जिसका न्यूट्रॉन 125 है तो उसके 80 के आसपास, 80-85 के आसपास आपका बनता है Z, तो इसका मतलब कि मास नंबर करीब 80 और उधर 100, 200, 210 के आसपास मास नंबर है। तो ये जो रेंज है ना, 210 तक का जो रेंज है, इसमें स्टेबल न्यूक्लियाई पाया गया। और उसके बाद ये कुछ न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल है ही नहीं। तो ये जो इसमें जो रेड कलर में और स्काई कलर में दिखाया गया है डॉट्स, तो जो स्काई डॉट्स में दिखाए गए वो सारे न्यूक्लियस हैं जो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और ये रेड में जो दिखाए गए हैं वो सारे न्यूक्लियस हैं जो स्टेबल हैं। तो क्या होता है ना कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते लेकिन फॉर्म होते हैं। फॉर्म होने के बाद क्या करते हैं, वो वापस कोशिश करते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ चलाएं। जैसे कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये दोनों अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, और ये रेड में जो है ये स्टेबल न्यूक्लियस है। ये आपके अनस्टेबल हैं, ये आपके अनस्टेबल हैं, इस साइड वाले भी वही अनस्टेबल हैं, और ये स्टेबल न्यूक्लियस है। अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो बीच में जाना चाहता है स्टेबिलिटी की तरफ, जो रेड कलर में दिखाया गया, और इसके बाहर तो सारा का सारा अनस्टेबल है, इधर तो सारा ही अनस्टेबल है। समझ रहे हैं ना इस ग्राफ को बढ़िया से, क्लियर है। तो रेड डॉट्स में जो भी दिखाया गया है, ये रेड डॉट्स वो स्टेबल न्यूक्लियस को दिखाता है, जो कि करीब 125 के आसपास आके आगे दिखता ही नहीं है, रेड कहीं नहीं है आगे। तो ये सारे जितने भी न्यूक्लियस ऊपर में दिखाए गए हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, स्टेबल है ही नहीं, ठीक है। और अगर कुछ न्यूक्लियस यहाँ दूसरे जगह में जहां पर रेड और स्काई का कोई भी डॉट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनता ही नहीं है, ठीक है। कुछ अनस्टेबल बनता है जो वापस रेड की तरफ मूव कर जाता है, इधर से इधर मूव करे या इधर से ऐसे मूव करे। क्लियर हो गया ये कर्व, ये ऑब्जर्वेशन है, ये कर्व जो है ना ऑब्जर्वेशन है। और क्या चीजें हैं इसमें, जैसे कि n/p रेशियो की बात कर रहे हैं, तो एज z इंक्रीजेज n/p इंक्रीजेज अप टू 1.6, ये फैक्ट है।
एंड न्यूक्लियस ऑलवेज ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेशियो आपस में चेंज करता है सो दैट कि ये स्टेबिलिटी की तरफ चल जाए। किसी भी पर्टिकुलर जेड के आसपास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उसका एक रेशियो है जो स्टेबिलिटी को बताता है। और वो स्टेबिलिटी कहां से कैसे पता चलता है, वो एनर्जी की ओवरऑल एनर्जी जो है वो घटता है कि नहीं है। स्टेबिलिटी मींस लोअरिंग एनर्जी, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कम करना एनर्जी को, और एनर्जी कम करने के लिए जो भी हो सकता है वो करते हैं, चाहे n/p रेशियो को जितना भी एडजस्ट करना पड़े जिससे कि लोएस्ट एनर्जी में आ जाए वो, तभी वो स्टेबल होता है। ये चीज क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब न्यूक्लियर रेडियस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके डेंसिटी की। तो न्यूक्लियर रेडियस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि r जो होता है (A⁻1/3), r = r0 (A⁻1/3). न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे, और मास मतलब कि मास ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब अगर एक मान लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियन की मास, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को लगभग बराबर है, तो ये जो है ये मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियन बोल लेते हैं, ठीक है। ये मास ऑफ न्यूक्लियन है, तो क्या हो जाएगा, जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, m × a हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम 4/3 πr³ × a हो जाएगा, तो a कट जाएगा आपका, ठीक है। वॉल्यूम और a कट गया तो ये क्या आ गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये चीज याद रहना चाहिए कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है ना, वो इस पे नहीं डिपेंड करता है कि उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई एक चीज। और न्यूक्लियर एनर्जी लेवल की बात करते हैं, जिस तरह से हम लोग हाइड्रोजन एटम में, बोर्स एटॉमिक मॉडल में या केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। क्वांटम याद कीजिए, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब जो भी एंगुलर क्वांटम नंबर, ये सब क्वांटम नंबर जो है ना, ठीक इसी तरह से सारे एनर्जी के कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होता है, तो न्यूक्लियस में भी क्वांटम नंबर्स होते हैं, उसमें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसमें भी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी न्यूक्लियस किस किस एनर्जी लेवल में रह सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर वैलिड होते हैं। तो न्यूक्लियर में भी एनर्जी लेवल है, ठीक है। और न्यूक्लियॉन्स also have same energy levels as that of electrons with all the quantum numbers including spin quantum number। ये सारी चीजें उसमें होते हैं जो कि हर स्टडीज में पढ़ाया जाता है, और ये सारे मिल करके एनर्जी को जो कम करेगा वही कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस लेकर के बैठा रहेगा न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये चीज ये क्लियर हो गया आपका। फिर है ये क्वेश्चन आता है कि why are lighter nuclei मोर स्टेबल देन हेवियर न्यूक्लियाई। हेवियर न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, लाइटर कंपेरेटिवली स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा भाई, क्या रीजन है ऐसा स्टेबिलिटी का? तो देखिए लाइटर न्यूक्लियर में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1:1 के आसपास है, तो जब न्यूक्लियॉन्स कम होंगे तो उनका साइज भी छोटा होगा, और जब साइज छोटा होगा तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियर फोर्स को एक्ट करने की जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है वो काम करेगा, स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि छोटा सा न्यूक्लियस होगा, जब साइज ऑफ द न्यूक्लियस छोटा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि रेंज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स वीक होते जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्ट कर रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, वो मजबूत होते जाएगा। तो यहां से ये चीज समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट जो कि सरफेस पे है वो कम होते जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स इफेक्ट होते जाएगा, तो स्टेबिलिटी अपने आप घटते जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है, और जब न्यूक्लियर फोर्स वीक होते जाएगा साइज बढ़ने की वजह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा स्टेबिलिटी घटते जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी जो है कॉन्सेप्ट वो यहां पर आ जाता है। तो इसलिए लिख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, लॉन्ग रेंज कूलम्ब फोर्स, ये समझ में आ गया। एंड टू मेनी न्यूट्रॉन्स, नो पेयरिंग प्रोटॉन्स फॉर मेनी न्यूट्रॉन्स। तो ये पेयरिंग, स्पिन पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर इस डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना समझिए कि न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाने पे उस न्यूट्रॉन को पर्टिकुलर प्रोटॉन पेयरिंग के लिए नहीं मिलता है जो एनर्जी को कम करे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है वहां पर फिर अनस्टेबिलिटी बढ़ता है। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू अनस्टेबल न्यूक्लियाई इफ दे आर फॉर्म्ड। आफ्टर ऑल मान लेते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन ही गया किसी वजह से,
तो क्या होता है, आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ n by p रेशियो 1 to 1.6 है, ये हमें पता है। इफ n इज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, पर्टिकुलर मान लीजिए z इक्वल टू 50 का बात करते हैं, तो z इक्वल टू 50 पर स्टेबिलिटी के लिए कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है जो कि कुछ रेशियो आएगा। लेकिन अगर उससे कहीं रेशियो घटा या बढ़ा, n by p रेशियो में अगर n ज्यादा हो गया तो n प्रोटॉन में बदल जाएगा, n by p रेशियो में अगर p ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। n by p रेशियो में इफ n इज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन प्लस समथिंग, ठीक है। इफ p इज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी देन p चेंजेस टू न्यूट्रॉन प्लस समथिंग, ये होता है। और यही होता है रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में आगे हम लोग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज ऑकर्स टू अटेन स्टेबिलिटी, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं न्यूक्लियर के अंदर में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना, वो क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए होता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद आता है जो हम लोग क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे कि कितना एनर्जी कब लूज होगा, क्यों, कैसे होगा, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।